नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है। तो अपन एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे बच्चों, और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ने वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पे अपन ने इंसिडेंट पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन लिख लिया था और स्कैटर्ड पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन लिख लिया था। और लास्ट क्लास में जो इक्वेशन नंबर 8 आपने कैलकुलेट की थी, साई बराबर, यहाँ पे आपने लिखा था साई इंसिडेंट इंसिडेंट प्लस साई स्केटर्ड, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और साई बराबर यहां पे आप ई की पावर आयोटा के जेड लिख देंगे प्लस ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर, और यहां पे एफ ऑफ थीटा कोमा फाई, इस प्रकार से लिख दिया था। एंड दैट वाज अवर इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब कार्यक्रम को इससे आगे बढ़ाते हैं। और अपन यहाँ पे सबसे पहले जो अब बात करने जा रहे हैं वो यहाँ पे बात करेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, शायद मैंने आपको लिखवा दिया था फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का, और नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं है, अब लिख लेते हैं। तो वी कैन डिफाइन probability current density current density probability current density for both incident and scattered waves, for both incident and scattered wave, for both ओके भैया। और यहां पे जो अपन वैल्यू लिखेंगे जे की, आप जानते हैं एच कट अपॉन 2 म्यू लिखा जाता है, एच कट अपॉन 2 म्यू। और यहां पे आप लिखेंगे साई स्टार डेल साई माइनस का साई डेल साई स्टार। ठीक है। एंड दैट वाज अवर इक्वेशन नंबर 8, एंड दैट वाज अवर इक्वेशन नंबर 9। नो प्रॉब्लम। एक बार फोकस चेक कर लीजिए बच्चों, प्रॉपर है ना? प्रॉपर है भैया। ठीक है। अब बच्चों अपन इंसिडेंट पार्टिकल के लिए यहां पे कैलकुलेशन कर लेंगे जे की, और अपन स्कैटर्ड पार्टिकल के लिए जे की कैलकुलेशन कर लेंगे। एंड ऑन बिहाफ ऑफ जे यहां पे अपन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करेंगे। किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। यहां तक अपन ने लिख लिया था। सो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी current density, so probability current density for the probability current density for the incident particles, for the incident particles
अब बड़े ध्यान से देखेंगे भैया, कैसे, बड़े ध्यान से देखेंगे तो पारुल अगर यहां पे अपन देखते हैं तो यहां पे आपका इंसिडेंट वेव फंक्शन आपने लिखा था ई की पावर आयोटा के जेड, यही लिखा था। और यहां पे जो ये डेल है पोजीशन का ही डेरिवेटिव है भाई, ये क्या कर, डेल का काम क्या है, डेरिवेटिव, बिकॉज दैट इज डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, तो यहां पे अपन डेल, यहां पे अगर साई स्टार भी निकालते हैं, साई इंसिडेंट, ये साई इंसिड और यहाँ पे स्टार, इसका कॉन्जुगेट अपन डिफाइन करते हैं गुड़िया, तो माइनस का आयोटा के जेड आ जाता है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और यहाँ पे अब अपन डेल साई इंसिडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आयोटा के बाहर आ जाएगा ई की पावर आयोटा के जेड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है और जो यहाँ पे वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उसको साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स ऑल। एंड यहाँ पे अगर अपन लिखना चाहें तो डेल साई कॉन्जुगेट दैट इज वैल्यू इज माइनस आयोटा के इंटू ई की पावर माइनस का आयोटा के जेड लिख दिया जाता है, नो प्रॉब्लम सर। एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन 9, फ्रॉम इक्वेशन 9, तो यहां पे जे इंसिडेंट लिख दिया जाएगा एंड दैट वैल्यू एच कट अपॉन 2 आयोटा म्यू, और यहां पे साई स्टार डेल साई लिखा जाएगा तो ई की पावर माइनस का आयोटा के जेड, और यहां पे आयोटा के ई की पावर आयोटा के जेड आ जाता है। और भैया यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन लग जाएगा, और साई डेल स्टार साई तो यहाँ पे आयोटा के, और यहाँ पे साई, तो साई स्टार डेल साई लिखा हुआ है ना भाई, एक सेकेंड, साई डेल साई स्टार, तो यहाँ पे ई की पावर आयोटा के जेड लिखा जाएगा माइनस का आयोटा के ई की पावर माइनस का आयोटा के जेड लिखा जाएगा, दैट्स ऑल। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस का आयोटा के जेड है, यहाँ पे ई की पावर आयोटा के जेड, जब बेस इक्वल होती है तो पावर ऐड हो जाती है, दैट माइनस दैट प्लस, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आयोटा के जेड प्लस आयोटा के जेड जीरो हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 होता है भैया, तो यहाँ पे जे इंसिडेंट बराबर एच कट अपॉन 2 आयोटा म्यू, और यहाँ पे कितना आ जाता है भाई 2 आयोटा के आ जाता है, दैट्स ऑल। आयोटा से आयोटा कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, तो एच कट अपॉन म्यू आ जाता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 10, नो प्रॉब्लम सर, वी आर ओके विद दैट। और आपको पता हो तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करने का काम करते, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां पे आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात करते, किसकी बात करते भैया, कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करते हैं, माइनस का डेल पी अपॉन डेल टी लिखा, ये डेल, ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, प्लस बराबर 0, दिस इज अवर कंटिन्यूटी इक्वेशन, डेल डॉट जे प्लस डेल पी अपॉन डेल टी। क्वांटम मैकेनिक्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन यही होती है, जे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है और पी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है, तो डेल डॉट जे बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का डेल पी अपॉन डेल टी हो जाएगा, और यहाँ पे डेल डॉट जे, और यहाँ पे डीटो लिख दिया जाए बच्चों तो माइनस का डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पे पी डीटो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ओवरऑल वॉल्यूम में जो है, तो और इसको यहाँ पे आप लोगों ने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी है, उसके बिहाफ इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्लोज जे डॉट डी एस बराबर माइनस का डेल पी अपॉन डेल टी, ये लिख देते हैं आप। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होंगे तो पर यूनिट टाइम बात हो रही है, और यहां से एरिया का भी डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे जो जे जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और ये क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। तो जे के माध्यम से अपन यहाँ पे क्या दर्शाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ स्केट इंसिडेंट पार्टिकल, जो आपके पार्टिकल यूनिट क्रॉस सेक्शन पे इंसिडेंट हो रहे हैं यूनिट टाइम में, वो किसके बराबर होंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के ही बराबर होंगे।
ये बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए और आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये रफ आइडिया दे दिया है मैंने। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 10। सिमिलरली we can calculate we can calculate similarly we can calculate और यहां से लिखेंगे द probability current density, the probability current density, the probability current density for scattered particles। और भैया जो स्केटर्ड पार्टिकल हैं उनके लिए वेव फंक्शन आपने लिखा हुआ है साई स्केटर्ड बराबर यहां पे ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर लिखा, साथ में एफ थीटा कोमा फाई लिख दिया है। बिल्कुल सर ऐसा ही लिखा हुआ है। और यहां पे जब आप कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ई की पावर माइनस का आयोटा के आर अपॉन आर लिखा जाएगा और यहां पे थीटा कोमा फाई लिख दिया जाएगा। नो प्रॉब्लम सर, क्लियर है भैया। अब भैया यहां पे अपन आगे बढ़ते हैं। ये साई स्केटर्ड हो गया और यहां पे कॉन्जुगेट हो गया है, तो यहां पे अपन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी लिख देते हैं स्केटर्ड के केस में। और यहां पे एच कट अपॉन, चलो यहां पे वो डेल भी निकाल लेते ताकि कैलकुलेशन लिखने में आसानी रहेगी। डेल साई की जो वैल्यू होगी भैया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एफ थीटा कोमा फाई का तो कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पे डेल ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर लिख देते हैं। केवल आर पे डिपेंडेंसी है तो आर के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होगा। तो थीटा कोमा फाई एक बार ई की पावर आयोटा के आर को बाहर छोड़ देते हैं और 1 अपॉन आर का करेंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। और एक बार 1 अपॉन आर को छोड़ देते तो ई की पावर आयोटा के आर का करेंगे तो ई की पावर आयोटा के आर का तो ई की पावर आयोटा के आर ही हो जाएगा। और आर का कोफिशिएंट क्या आयोटा के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई आयोटा के अपॉन आर आ जाएगा। और यहाँ पे भी ई की पावर आयोटा के आर है और यहाँ पे भी ई की पावर आयोटा के आर है, कॉमन लिख लिया है। आप एमएससी फाइनल के स्टूडेंट है तो इतनी सी नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 1 अपॉन आर का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से अपन ने चीजें लिख ली हैं, ठीक है। दैट इज अवर डेल साई। और यहाँ पे डेल साई स्टार की बात करते हैं, स्केटर्ड के केस में बात हो रही है भैया ये। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं भाई एफ थीटा कोमा फाई का, तो इसका कॉन्जुगेट ले देते हैं भाई साई स्टार में, इसका भी कॉन्जुगेट लिख दीजिए। अगर यहाँ पे फंक्शन जो आपका स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है, अगर इसमें कोई कॉम्प्लेक्स एलिमेंट हुआ आयोटा हुआ तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से, और नहीं हुआ तो एफ कॉन्जुगेट थीटा कोमा फाई किसके बराबर हो जाएगा एफ थीटा कोमा फाई के बराबर ही हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एफ थीटा कोमा फाई लिख देते हैं और यहाँ पे ई की पावर माइनस आयोटा के आर। अब वही सेम प्रोसेस है भैया, 1 अपॉन आर का करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन आर का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर तो आना ही है। और भैया 1 अपॉन आर को छोड़ देंगे, ई की पावर माइनस आयोटा के आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस आयोटा के आएगा, तो माइनस का आयोटा के अपॉन आर। और ई की पावर माइनस का आयोटा के आर तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में आना ही है। तो यहाँ पे स्केटर्ड वेव की जो स्केटर्ड पार्टिकल है उनके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो हो जाएगी एच कट अपॉन 2 आयोटा म्यू। और यहाँ पे लिखेंगे आप साई स्टार डेल साई, तो साई स्टार की वैल्यू कितनी ई की पावर माइनस का आयोटा के आर अपॉन आर यही लिखी जाएगी। और यहाँ पे एफ थीटा कोमा फाई लिखा जाएगा और डेल साई स्केटर्ड की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे एफ थीटा कोमा फाई और कितना लिख दिया जाएगा ई की पावर आयोटा के आर और यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का आयोटा के अपॉन आर ये लिखा जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे माइनस साइन लगेगा भैया, ये माइनस साइन लगा दिया आपने। और यहाँ पे
साई की वैल्यू लिखी जाएगी तो ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर लिख देंगे, एफ थीटा कोमा फाई लिख देंगे, और डेल साई स्केटर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे एफ स्टार थीटा कोमा फाई लिख दिया जाएगा, ई की पावर माइनस का आयोटा के आर लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे बात करते हैं भैया तो माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस का आयोटा के अपॉन आर लिख दिया जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल। तो यहां से जे स्केटर्ड की वैल्यू की बात करते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा, एच कट अपॉन 2 आयोटा म्यू है, ठीक है। और यहाँ पे ई की पावर माइनस आयोटा के आर ई की पावर आयोटा के आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल का मतलब है दोनों की बेस इक्वल है, पावर एड होकर ई की पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एच कट अपॉन 2 आयोटा म्यू ये आपने लिख दिया है भैया। और यहां पे बात करते हैं तो एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर, एफ थीटा कोमा फाई का आपने मोड स्क्वायर लिख दिया है, और इसको 1 अपॉन आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई माइनस का 1 अपॉन आर क्यूब और प्लस का आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर, ये यहां पे लिख दिया है आपने, और माइनस का 1 अपॉन आर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 अपॉन आर स्क्वायर आर क्यूब, और यहां पे माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा, और यहां पे आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर लिखा जाएगा। और भैया यहाँ पे जो कट रहा है काट दीजिए, इससे ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर प्लस आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर, तो 2 आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर, 2 आयोटा काट दीजिए तो जे स्केटर्ड बराबर 2 आयोटा काट दिया तो एच बार के अपॉन कितना आएगा भैया, यहाँ पे म्यू तो लिखा जाएगा ही जाएगा, और साथ में कितना 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर आपने किया, साथ में कितना कर दिया भैया, आर स्क्वायर कर दिया। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, एंड आई थिंक दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 11, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 11। एक बार यहां तक का आप लोग नोट करेंगे, फिर अपन आगे की कार्यवाही करेंगे। कहां तक लिख लिया भाई आपने, यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर द इंसिडेंट पार्टिकल, ओके।
कर लीजिए नोट और पढ़ाई लिखाई चालू कर दीजिए भाई अब। लिख लिया भाई। अब यहां पे आउटगोइंग फ्लक्स की बात करेंगे ओवर द एरिया डीएस ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो आउटगोइंग फ्लक्स, तो फ्लक्स ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, तो फ्लक्स ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, तो फ्लक्स ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल ओवर, तो फ्लक्स ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल ओवर एन एरिया ds over an area ds of a sphere of radius r, of a sphere of radius r। और यहां पे भैया आप लिखेंगे जे स्केटर्ड की वैल्यू डॉट, यहां पे ds लिखेंगे, जे स्केटर्ड डॉट ds आप जो लिखेंगे यहां पे उसकी वैल्यू आ जाएगी भैया यहां पे h बार k अपॉन म्यू, और भैया यहाँ पे एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखा जाएगा। और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हैं किसी आर रेडियस के स्पेयर पे अगर आप एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई लिखी जाती है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जे स्केटर्ड ds बराबर एच कट म्यू, और यहाँ पे एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर आ जाता है बच्चों। साइन थीटा डी फाई को आप क्या लिख देते हैं, सॉलिड एंगल। और जो आपके नंबर ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल हैं, सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम इन सॉलिड एंगल डी ओमेगा, इन सॉलिड एंगल डी ओमेगा 8 पर यूनिट सॉलिड एंगल डी ओमेगा। यहां पे लिखेंगे एट स्केटरिंग एंगल थीटा, एट स्केटरिंग एंगल थीटा थीटा, तो बराबर जो वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एन, भाई स्मॉल एन पार्टिकल आपके स्केटर्ड हुए, कैपिटल एन आपके इंसिडेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखी जाएगी जे स्केटर्ड डॉट ds अपॉन यहाँ पे डी ओमेगा
तो n बराबर यहाँ पे आ जाएगा h बार k अपॉन म्यू, और यहाँ पे एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर इसी प्रकार से लिखा जाएगा। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर व्हाट वी हैव गिवन, इक्वेशन नंबर 11। तो दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 12। Similarly, the number of incident particle per unit area per unit time कैपिटल एन बराबर, अब एरिया को यूनिट कर देंगे तो आपका जे स्केटर्ड जो हो जाएगा यूनिट टाइम में, वही किसके बराबर हो जाएगा भैया, किसके, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जे बराबर क्या लिखा हुआ था आपने, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था जे डॉट डी एस, और यहाँ पे माइनस का डेल पी अपॉन डेल टी आ रहा था। टाइम को यूनिट कर देंगे, एरिया को यूनिट कर देंगे तो जे किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे जे बराबर ये कितना हो जाएगा, जे इंसिडेंट हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू एच बार के अपॉन म्यू। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर व्हाट, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 13 फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ differential scattering cross section, differential scattering cross section, scattering cross section, differential scattering cross section, और यहां पे भैया अपन लिखेंगे सिग्मा थीटा कोमा फाई बराबर यहां पे स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, और यहां पे आएगा एच कट के अपॉन म्यू एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर अपॉन, अपन ने कुछ नहीं किया है, अपन ने केवल डेफिनेशन का यूज किया है। सिग्मा थीटा कोमा फाई बराबर नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर सॉलिड एंगल डी ओमेगा, यही तो लिखा है आपने, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इन यूनिट टाइम इन सॉलिड एंगल डी ओमेगा एट स्कैटरिंग एंगल थीटा, यही तो लिखा था। और ये क्या था, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इन यूनिट टाइम ऑन यूनिट एरिया, यही लिखा था। ठीक है, तो उसी डेफिनेशन को अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया है भैया। थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे चीजें समझना, बट मैंने पहले ही कहा है कि जो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है, कंप्लीट क्या है, मैथमेटिक्स है, यहाँ पे थ्योरेटिकल फिजिक्स का ही पूरा का पूरा पार्ट है। तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़िया है, और बढ़िया कैलकुलेशन का यही है कि पेशेंस रख के उनको एनालिसिस करते रहिए, सब चीज समझ में आती रहेगी। जैसा मैं कहता जाता हूं वैसा समझते जाइए, खुद की बुद्धि मत लगाइए। अब चीजें थोड़ी अच्छी हैं तो उनको टाइम देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। देखें के सर एक बात कहते हैं कि जो ग्रंथ होते हैं ना अपने शास्त्र, उनका क्या होता है भाई, प्रॉपर अध्ययन होता है, ठीक है, उनका विश्लेषण किया जाता है। तो ये भी क्या है, बहुत ही शानदार पार्ट है। क्वांटम की भी आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडवांस थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ी अच्छी कैलकुलेशन तो आएगी, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। 10-5 दिन में आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपको ये सब चीजें आसान लगने लगेगी। चाहता तो मैं कोई सा भी इजी पेपर, चाहे तो न्यूक्लियर चालू कर सकता था, चाहता तो मैं सॉलिड चालू कर सकता था, चाहता तो मैं यहाँ पे माइक्रोवेव चालू कर सकता था, बट मैंने सबसे टफ पेपर पहले स्टार्ट इसलिए किया है ताकि कल से आपको दिक्कत ना आए। जब एडवांस क्वांटम बहुत बढ़िया से हो जाएगी तो फिर बड़ी आसानी से अपन बाकी पेपर्स को कवर कर लेंगे। बात समझ में आई नहीं आई, मुझे लगता है ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो सिग्मा थीटा कोमा फाई, तो यहां पे सिग्मा थीटा कोमा फाई बराबर कितना आ जाता है, एफ थीटा कोमा फाई का मोड स्क्वायर। सो नाउ अवर टारगेट,
भाई अब आपको आपका टारगेट पता लग गया है कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के बिहाफ पे डिफाइन किया जाएगा, और इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को डिफाइन करने के लिए अपन अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे। तो लो एनर्जी के लिए अपन यहां पे अगर आपके इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी लो है तो उस सिचुएशन में जो लो अपन यहां पे यूज करेंगे, जो अप्रोक्सीमेशन अपन यहां पे यूज करेंगे, दैट इज पार्शियल वेव एनालिसिस। और हाई एनर्जेटिक पार्टिकल के लिए जो अप्रोक्सीमेशन अपन यूज करेंगे दैट इज बोर्न अप्रोक्सीमेशन। बहुत अप्रोक्सीमेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो बहुत अच्छे से पढ़ना है अपने को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्वेशन नंबर दे देते 14। ठीक है भैया, तो यहां पे अपन दो अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे इन और सिलेबस। एक बार यहां तक आप लिखिए, आई थिंक यहां तक लिख लिया था आपने। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हो जाइए भाई स्टार्ट। लिख लीजिए भैया।
ओके स्टूडेंट्स, लिख लिया होगा भैया आपने। तो यहां पे लिखेंगे सो इट इज क्लियर, तो इट इज क्लियर, आवाज आ रही है भैया? तो इट इज क्लियर दैट द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग क्रॉस section is determined by using with the help of with the help of scattering amplitude, scattering amplitude। ठीक है, लिख लीजिए भैया ये। और यहां पे लिखेंगे पैरा चेंज करके लिए, टू कैलकुलेट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड we have approximation methods, we have approximation methods. One is partial wave analysis, and second is Born approximation method। ठीक है, तो पहला अपन लिखेंगे, यहां पे हेडिंग लगाएंगे पहला, नोट कर लीजिए भाई। फर्स्ट, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड अपन पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है ये तब अप्लाई होता है जब लो एनर्जी होती है इंसिडेंट पार्टिकल की। तो इसमें लिखेंगे पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, और इसमें लिखेंगे दिस इज एन approximation method, this is an approximation method, and it is only applicable, for the low energies, that means the energy of projectile particle, that means the energy of projectile particle, the energy of projectile particle is less than rest energy of particle, is less than the rest mass energy of the particle। इस सिचुएशन में आप किसका यूज करते हैं भैया?
पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड का यूज करते हैं, जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की एनर्जी उसकी रेस्ट मास एनर्जी से क्या होनी चाहिए, कम होती है. इन दैट सिचुएशन वी यूज द पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड एंड इट इज वेरी फेमस मेथड. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज अ वेरी फेमस मेथड. और भैया आपने स्कैटरिंग पढ़ी है तो स्कैटरिंग रीजन आपने बिफोर स्कैटरिंग पोटेंशियल देखा है, श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है, स्कैटरिंग रीजन में बात की, आफ्टर स्कैटरिंग भी आपने बात की है. तो उसका यूज करते हैं. सिंस वी नो दैट, यहां पे लिखेंगे सिंस वी नो that the Schrodinger differential equation, Schrodinger differential, we know that the Schrodinger differential equation, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे आप डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई बराबर 0. ये बात है बिफोर स्कैटरिंग की, बिफोर स्कैटरिंग. ठीक है, स्कैटरिंग रीजन की बात करते हैं तो डेल स्क्वायर और यहां पे प्लस के स्क्वायर माइनस का 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर और यहां पे वी ऑफ आर. ठीक है, और ऐसे और ये बड़ा ब्रैकेट और वेव फंक्शन साई बराबर 0. दैट वाज द स्कैटरिंग रीजन. ये सब मैं आपको लिखवा चुका हूं प्यारे बच्चों. स्कैटरिंग रीजन, दैट इज द स्कैटरिंग रीजन. ओके, नो प्रॉब्लम. और यहां पे अपन बात करते हैं डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और यहां पे साई बराबर 0 आफ्टर स्कैटरिंग, दैट इज आफ्टर scattering. Now we are talking about the wave function of free particle, Schrodinger differential equation for free particle. नोट कीजिए इसको, तुरंत नोट कीजिए. ये भैया अब अपन सॉल्यूशन जानते हैं फ्री पार्टिकल के लिए. सिंस वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने कैलकुलेट किया है. सिंस वी हैव, अब आप एडवांस थ्योरी पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, हम पहले ही सीख चुके हैं. और बच्चों अगर आपको इसका प्रॉपर, थोड़ा सा लिख लेता हूं फिर ही बात करता हूं तो आपके पल्ले पड़ेगी. सिंस वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द सॉल्यूशन ऑफ फ्री पार्टिकल, सॉल्यूशन ऑफ फ्री पार्टिकल, ठीक है,
तो भैया आप जानते हैं डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई बराबर जीरो। फ्री पार्टिकल का मतलब आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जहां पे पोटेंशियल जीरो रहता है उस सिचुएशन में जो पार्टिकल फ्रीली मूव करता है, उस केस की अपन बात करें तो यहाँ पे अपन ने पोटेंशियल को क्या किया हुआ है, जीरो किया हुआ है। और फ्री पार्टिकल के लिए आपने सॉल्यूशन भी कैलकुलेट किए थे, आपके प्लेन वेव सॉल्यूशन आता था जब आप शुरुआत में श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन से। जो पहला एग्जांपल आपको के सर पढ़ाते हैं, आप लोगों को क्वांटम पढ़ाई है के सर ने, प्रीवियस में भी पढ़ाई है और ग्रेजुएशन में भी आप पढ़ के आए हैं। एंड दैट इज, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसका रेडी हार्मोनिक सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, स्पेरिकल सॉल्यूशन। तो आप जानते भैया यहां पे के स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं सबसे पहले, तो वेयर के स्क्वायर बराबर 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर। ओके, तो साई कैन बी रिटर्न, कैन बी रिटर्न एज। और अगर आप देखें तो साई को क्या लिखा जा सकता है भैया, साई एल कोमा एम, और यहां पे आर थीटा फाई जो है यहां पे लिखा जाएगा भैया, इसका रेडियल सॉल्यूशन लिखा जाएगा, साथ ही साथ इसका हार्मोनिक सॉल्यूशन भी लिखा जाएगा, एल कोमा एम, और यहां पे थीटा कोमा फाई लिखा जाएगा। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों देखिए एग्जाम में आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, पार्शियल वेव एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है तो आपको ये सॉल्यूशन लिख के डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है। और किसी का मन है कि नहीं सर यहां से जब अपन सोल्व करेंगे तो हमें आर एल आर की वैल्यू भी निकालनी है, वाई एल एम थीटा कोमा फाई की वैल्यू भी निकालनी है, तो जो अपने नोट्स डले हुए इसमें प्रॉपर डेरिवेशन करा किया हुआ है। हालांकि वो एग्जाम में नहीं लिखना है तो मैं यहां पढ़ा भी नहीं रहा हूं और बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है वहां पे मैंने, तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। वो एग्जाम में नहीं आएगा, फिर बड़ा रहता है, बच्चा बाद में कॉल करके पूछता है सर इतना बड़ा लिखना है कि, तो लिखना नहीं होता है वो बस। तो और वैसे भी आपने जब हाइड्रोजन एटम के सॉल्यूशंस पढ़े होंगे तो वहां पे वेव फंक्शन कैलकुलेट करना सीखा है, उसमें रेडियल पार्ट सीखा है आपने, हार्मोनिक पार्ट कैलकुलेट करना सीखा है। ठीक है, तो यहां पे अपन डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। और यहां पे अपन वैल्यू लिख देते हैं फाइनली, तो यहां पे तो फ्रॉम कैलकुलेशन वी ऑब्टेन्ड दैट, और यहां पे जो रेडियल सॉल्यूशन है वो आप डायरेक्ट लिखेंगे भैया यहां पे ए, और यहां पे कितना आ जाएगा भैया जेल के आर। अब सर जे क्या है, जे बेसल फंक्शन है यहां पे, जे क्या है भैया, जे इज बेसल फंक्शन, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3 वेयर जेल के आर ये क्या है, बेसल फंक्शन। सर बेसल फंक्शन क्या होते हैं, आप स्पेशल फंक्शंस पढ़ते हैं या स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पे आप हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। तो जब इसका रेडियल पार्ट कैलकुलेट किया जाएगा बच्चों, तो रेडियल पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसके जो सॉल्यूशन लिखे जाएंगे वो बेसल फंक्शन की फॉर्म में लिखे जाएंगे, बेसल और न्यूमान फंक्शन की फॉर्म में। और न्यूमान की वैल्यू यहां पे 0 हो जाती है न्यूमान फंक्शन की, जब आप बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो केवल यहां पे फाइनली बेसल फंक्शन ही आता है। ठीक है, तो यहां पे तो 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 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 यहां पे लिखा जाएगा भैया साई एल कोमा एम थीटा कोमा फाई, और यहां पे ए, और यहां पे जेल के आर, और यहां पे लिखा जाएगा भैया वाई,
इस एल एम को यहां लिखने के बजाय एम को ऊपर भी लिख दिया जाता है भैया, और ये थीटा कोमा फाई, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 4। सर यहाँ पे एल और एम क्या है? क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, एल और एम क्या है भाई? क्वांटम नंबर से धीरे धीरे प्रत्येक चीज समझ में आ जाएगी। और आप लोग पढ़ चुके, आप एमएससी फाइनल में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बातें पता हैं पहले से ही। ठीक है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 4। और वेयर ए इज ए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, वेयर ए इज अ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, A is a normalization constant. So, since we know that normalization concept क्या कहता है? यहां पे normalization कंडीशन लगा देंगे साई स्टार साई, यहां पे डीटो, और यहां पे ऑल स्पेस की बात करेंगे, ऑल स्पेस की बात करेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया? 1 होती है। कितनी होती है वैल्यू? 1 होती है। ठीक है भाई, तो यहां पे लिख देते हैं मोड ए स्क्वायर, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोड ए स्क्वायर भाई, ए स्टार यहां पे आएगा, ए यहां पे आएगा, बाहर निकाल दिया है। यहां पे ट्रिपल इंटीग्रेशन लगेंगे ऑल स्पेस के लिए। आपके स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर की लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, थीटा की लिमिट 0 से पाई, और यहां पे 0 से 2 पाई लिखी जाती है भैया। बिल्कुल सर, ऐसा ही लिखा जाता है। और यहां पे जे एल, यहां पे के आर लिख दिया भैया, दोनों सेम यहां पे लिख रहे, तो एक को एल डेस लिख दिया जाता है। ये तरीका होता है बच्चों लिखने का, दोनों को डिस्टिंग्विश डिफाइन करने के लिए। और यहां पे आपने के आर लिख दिया है, और भैया यहां पे वाई एल एम, तो एल डेस एम डेस, यहां पे एल एम, पहले एल एम लिख दीजिए, थीटा कोमा फाई, और वाई यहां पे एल डेस एम डेस, थीटा कोमा फाई, और यहां पे भैया आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर। थोड़ा सा इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा भाई, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, नो प्रॉब्लम। तो भैया यहां पे आप लिखते हैं, तो मोड ए स्क्वायर तो बाहर निकाला हुआ है, और यहां पे मोड ए स्क्वायर आपने लिखा, और यहां पे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, तो आर वाला अलग कर लेते, 0 टू इनफाइनाइट, यहां पे जे एल के आर, और यहां पे जे एल डेस के आर आपने लिख दिया, आर स्क्वायर डी आर आपने लिख दिया 0 से पाई, और 0 से 2 पाई। ये लिमिट आपने लगा दी भैया, जो बचे हुए टर्म उनको एक साथ लिख देंगे। बताओ कितना आसान हो जा रहा है। टफ कहां है भाई? बेवजह नाम खराब कर रखा है कि टफ है सर बहुत एक्यूएम। और बच्चों एक्यूएम को सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, यहां पे मार्केट में पढ़ाने वाले डी थीटा डी फाई, साइन थीटा भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा भैया, हम नहीं छोड़ रहे हैं साइन थीटा को। यहां पे कितना आ जाएगा? साइन थीटा, और यहां पे डी थीटा डी फाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। और बच्चों इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको डायरेक्ट ही याद रखनी है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है भैया, इस डेरिवेशन की वैल्यू, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, वहां पे एग्जाम में इसको निकालने मत बैठ जाना, नहीं तो यही होगा फिर। आपको डायरेक्ट लिखनी, जितनी भी बुक्स है सब जगह डायरेक्ट लिखी हुई है, तो आप भी एग्जाम में डायरेक्ट ही लिखेंगे। और बड़े बड़े इंटीग्रेशन काम में आते तो बुद्धिमत्ता होती है कि इनको कोई भी डेरिवेशन जो है बहुत बड़े बड़े हैं, इनको छोटा कैसे किया जाए। तो यहाँ पे एक्यूएम में स्केटरिंग में कुछ डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई उपाय नहीं, याद तो करने ही पड़ेंगे भैया। ठीक है, तो यहां पे यहां पे आ जाता है मोड ए स्क्वायर 0 टू इनफाइनाइट, और यहां पे जेल के आर, और यहां पे जेल डेस के आर, और यहां पे आर स्क्वायर डी आर
बराबर 1 आ जाता है, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर व्हाट 4। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बेसल फंक्शन और बेसल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है, तो ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स काम में आ रही हैं। और इतनी मैथमेटिक्स आपको आए नहीं आए, जो इंटीग्रेशन है, जो रूल हैं जो काम में आएंगे उनकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फिर मैं इसको सोल्व करवाते चलूं आपको, तो फिर आपके हालत खराब हो जाएगी, चीजें समझ से परे हो जाएगी। तो अपने को यहाँ पे बेसल फंक्शन नहीं समझना है, अपना जो टारगेट है वो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जेएल के आर जेएल डैश के आर आर स्क्वायर डी आर और बराबर 1, इक्वेशन नंबर 5। और यहाँ पे भैया अब इसकी वैल्यू लिखते हैं, सिंस 0 to इनफाइनाइट जेएल के आर, ये आर है भाई यहाँ पे, और यहाँ पे जेएल डैश के आर आर स्क्वायर डी आर, और जो इसकी वैल्यू आती है बच्चों यहाँ पे लिखी जाती है पाई अपॉन 2k स्क्वायर, पाई अपॉन 2k स्क्वायर क्रोनेकर डेल्टा एल एल प्राइम। और क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों, एल बराबर एल प्राइम होगा तो वैल्यू 1 होगी, एल नॉट इक्वल टू एल प्राइम होगा तो वैल्यू 0 होगी। एमएससी प्रीवियस में मैंने आपको पढ़ाया है बहुत डिटेल में टेंसर, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं बता देता हूं। ये एक सिंबल है, यहाँ पे डेल एल एल प्राइम की जो दो वैल्यू आती है भैया, एक वैल्यू आती है आपकी 1 और एक वैल्यू आती है इसकी 0, दो ही वैल्यू कंटेन करता है। थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना देते हैं, ठीक है। 1 कब आएगा भैया और 0 कब आएगा, जब एल बराबर एल प्राइम होगा तो 1 आएगा, और एल नॉट इक्वल टू एल प्राइम होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, दैट्स ऑल। तो यहां पे आप लिख देंगे दैट इज 0 to इनफाइनाइट और जेएल के आर, और यहाँ पे जेएल डैश, यहाँ पे भी आर है भाई, के आर और आर स्क्वायर डी आर बराबर कितना आ जाता है, पाई अपॉन 2k स्क्वायर आ जाता है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 5 और 6 से आप क्या लिख लेंगे भैया, यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा, मोड ए स्क्वायर, यहां पे ए का मोड स्क्वायर लिखा आपने, और यहां पे पाई अपॉन 2k स्क्वायर लिखा, कितना लिखा, पाई अपॉन 2k स्क्वायर, ठीक है, बराबर का यहाँ पे कितना आ जाता है भैया, 1 आ जाता है। और यहाँ पे वैल्यू ए की कितनी आ जाती है भैया, यहाँ पे रूट ओवर 2k स्क्वायर अपॉन पाई आ जाती, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 7। देन वेव फंक्शन लिख देंगे भैया अब। देन कौन सी इक्वेशन में लिखा हुआ है ऊपर वेव फंक्शन, इक्वेशन नंबर 4 से, 4 and 7, फ्रॉम इक्वेशन 4 and इक्वेशन 7, और यहां पे आप लिखेंगे भाई साई, यहां पे के एल एम आर थीटा फाई बराबर, यहां पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 2k स्क्वायर अपॉन पाई आ जाएगी भाई, कितना आ जाएगी, 2k स्क्वायर अपॉन पाई आ जाएगी। और साथ में जो यहां पे अपन लिख देंगे भाई, जो चल रहा था जेएल, यहां पे के आर लिख दिया जाएगा, वाई एल एम, यहां पे थीटा कोमा फाई लिख दिया जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 8। और आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। और इस स्वतंत्रता दिवस पे आप एक दृढ़ निश्चय करें कि आप देश के एक बहुत बढ़िया नागरिक बनेंगे। और देश के बहुत बढ़िया नागरिक आप कैसे बन सकते हैं, जो काम आप कर रहे इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करें, क्योंकि आप देश के एसेट हैं। अगर आप अपने पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में लगाते हैं,
आप अपनी बहुत बढ़िया से पढ़ाई करते हैं तो जाहिर सी बात है आप एक प्रकार से देश सेवा ही कर रहे हैं। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहां पे अगर आप सबसे आप हंस खेल के रहते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, तो ये सबसे बड़ी सेवा है देश की। जो अपने सैनिक भाई हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो अपना पुलिस प्रशासन है जो आपके बीच में है, ये तो देश के लिए काम कर ही रहे हैं, पर देश का प्रत्येक व्यक्ति भी देश के लिए काम करता है कि अगर देश आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हो, जब आप खुद आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो आपका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा, आपका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है आप जिस भी परिवेश में रहते हैं सराउंडिंग वो भी आर्थिक रूप से मजबूत होगी और देश में आप भी आते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि देश आपके बाहर हैं। जिस मिट्टी पे आप रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं वो भी क्या है, देश ही है अपना। तो अपनी गली मोहल्ले में बढ़िया से रहे, ये भी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी देशभक्ति है। जिस भी काम को आप करें पूरी लगन के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि आप ये भी किसका काम कर रहे हैं, देश का ही काम कर रहे हैं। आप खुद के लिए जो काम करते हैं बच्चों वो भी किसके लिए काम होता है, ऑटोमेटिक देश के लिए काम होता है, ईमानदारी से। ठीक है, आप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं तो एक प्रकार से आप देश के लोगों का ही ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आपका परिवार भी क्या है, इसी देश के नागरिक हैं। तो अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया से करें, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। ठीक है, अभी तो इसको नोट करवा देता हूं। तो यहां तक अपन ने लिख लिया था और अब आप बड़े बच्चे हैं, क्लास ओवर हो चुकी है, तो आज जाहिर सी बात है स्क्रीन को पॉज कर करके आराम से लिख लेंगे। ठीक है, यहां तक लिखा इक्वेशन नंबर 2 तक, देन आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 तक। ओके। और जिसको लिखने में जोर पड़ता है, नोट्स आपको प्रोवाइडेड टेलीग्राम पे वहां से डाउनलोड करके फोटोकॉपी निकलवा लेना भाई। ठीक है, तो बहुत शौक रहता है नोट्स, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो नोट्स खुद के हाथ के लिखे हुए सबसे बढ़िया रहते हैं, बट किसी के दिक्कत है तो फोटोकॉपी निकलवा लेना। लिख लीजिए, यहां पे यहां तक आप नोट कर लीजिए। ओके भैया, इक्वेशन नंबर 6 तक नोट कर लीजिए। राधे राधे।